बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमान दुर्रानी है। तुर्की में मौजूद मियाँ बीवी की झूठी लव स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है, जिसका थंबनेल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो काइंडली ये वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए। डार्क स्टोरी की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और थोड़ा अफसोस भी होगा। इस वीडियो का लिंक ओपिनियन की वीडियो के कमेंट्स के टॉप ऑफ द पिन्ड कमेंट के अंदर मौजूद है। आप वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और उस वीडियो पे डायरेक्ट चली जाइए और देखिए। ये वीडियो मेरी ओपिनियन और दीगर उन वाक़यात के ऊपर है जो कि उस वीडियो के अंदर शामिल नहीं की गई थी। समरा के 1000 फीट ऊपर पहाड़ से गिरने के बाद ये खबर टीवी, मीडिया, अखबारात हर जगह आई। जिस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही थी, उन्हीं दिनों तुर्की में हर कोई अफसोस कर रहा था कि इतनी खूबसूरत खातून ऐसी टेरिफाइंग डेथ का सामना करना पड़ा इस बेचारी को। तुर्की के लोगों को बहुत अफसोस था कि इतना खूबसूरत कपल कैसे एक लम्हे में इस तरह हो गया, जो कि अपने दिन को खुशगवार बनाने के लिए गया था। बज़ाहिर ये कपल, जो उनके आसपास के लोग थे, जानते थे कि ये बहुत मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी थे और बहुत एक दूसरे का ख्याल करने वाले थे। मगर अगले ही चंद दिनों के अंदर अंदर हकान, जो कि शहीद होने वाली समरा का हस्बैंड था, इसको कस्टडी में लिया गया और उसके बाद इस पे ट्रायल चलने शुरू हुए। कोर्ट के अंदर जब ये मामला पहुंचा तो उस वक्त एक शख्स एज अ विटनेस के तौर पे सामने आया, जो कि टीवी की न्यूज़ के बाद वो कुछ एविडेंसेस लेकर वहां पर कोर्ट में पहुंच गया। इस शख्स का नाम था शाहीन, क्योंकि अगर आप इसकी टर्किश स्पेलिंग देखेंगे तो लिखने में साहीन, SAHIN साहीन लिखा हुआ आएगा, मगर बेसिकली वो शाहीन नामी शख्स था, जो कि उस वक्त क्लिफ पे मौजूद था और उसकी बेटी ने ही उसके फ़ोन से वो तमाम मंजर शूट किया था जिस वक्त ये लोग नीचे उतर के जा रहे थे उस क्लिफ की एज की तरफ जहां से समरा गिरी और वहां से शहीद हुई। शाहीन ने कोर्ट में आके ये तमाम सिचुएशन जज के सामने बयान की कि मैं अपनी फैमिली के साथ ख्यालक बे की उस ऊपर पहाड़ी मुकाम पर आया हुआ था जहाँ पे ये दोनों भी आए हुए थे। हम लोग सड़क की पक्की सड़क के ऊपर मौजूद थे और वहां से हम इनको देख रहे थे। कुछ हमें सस्पिशियस सा लगा था, क्योंकि इतनी हेवीली प्रेग्नेंट खातून क्यों नीचे की तरफ वहां क्लिफ से उतर रही है। मेरी बेटी ने मुझसे फ़ोन ले लिया था और वो फिल्मिंग में मसरूफ़ हो गई थी और उसी फिल्मिंग के दरमियान ही उसने इन दोनों को भी शूट कर लिया था। शाहीन ने वो क्लिप एज एन एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया, जो कि 40 सेकंड से नीचे की है। शाहीन का कहना था कि वो बहुत ख़तरनाक सी स्लोप थी जिसकी तरफ ये दोनों जा रहे थे, और हमने फैमिली में ही आपस में मजाक करना शुरू कर दिया कि या तो ये औरत इस शख्स को नीचे फेंक देगी या ये शख्स अपनी बीवी को नीचे धक्का दे देगा। ये बात हमने सिर्फ मजाक में की थी। और सस्पिशियस बात ये थी कि नीचे उतरते हुए आपस में इन दोनों कोई भी बात नहीं कर रहे थे। जो भी बात थी वो ऊपर हुई थी, उसके बाद नीचे इन्होंने कोई आपस में बात नहीं की और वो औरत बहुत मुश्किल से नीचे उस स्लोप की तरफ जा रही थी। कोर्ट के ये ट्रायल चलते रहे। अगले ट्रायल के अंदर एक और नया गवाह सामने आया। ये वही शख्स था जिसका हकान से पहला इंटरेक्शन हुआ था, जब हकान ऊपर भागता हुआ आया और चलती हुई गाड़ी को रोक के उसने मदद तलब की और उसको ये बताया कि उसकी बीवी क्लिफ से गिर गई है, तो वो आके मेरी मदद करे। ये गवाह भी सामने आया और इसने भी कोर्ट को यही बताया। इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहला इंटरेक्शन मेरा और इस शख्स हकान का रोड के ऊपर हुआ था, क्योंकि मैं चलती हुई गाड़ी से जा रहा था। इसने मुझे इशारे से रोका और उसने मुझसे मदद मांगी थी, मगर इसके चेहरे से लग नहीं रहा था कि कोई इतना बड़ा सान्या हुआ है, बल्कि वो चेहरे से पुरसुकून था। अगली पेशी के वक्त जिस वक्त शाहीन को दोबारा बुलाया गया, वही शख्स जिसकी बच्ची ने ये वीडियो बनाई थी, तो शाहीन ने इजाफी चंद और बातें भी बताई। शाहीन ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया कि खाना वाना खाने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। हमारा इरादा था कि मगरिब होने से पहले पहले हम नीचे पहुंच जाएं और जाके अपना इंतज़ाम कर सकें। उस औरत का हस्बैंड यानी कि हकान भागता हुआ आया और एक गाड़ी को रोका, और जिस तरह वो ऊपर आया और गाड़ी को इशारा करके रोका और उस दूसरे गवाह से बात कर रहा था, तो हमें भी सस्पिशियस लगा। तो हमने उसकी तरफ देखा तो हमें भी कुछ अजीब सा लगा। तो मैं गाड़ी से उतर के इसके पास गया तो मालूम हुआ कि ये सिचुएशन हो गई है। तो मैं और मेरी फैमिली उस खतरनाक एज की तरफ नीचे गए और नीचे जाके हम उस लेडी को देखने लगे, मगर वो कुछ एंगल ऐसा था कि हमें वो लेडी नीचे नजर ही नहीं आ रही थी कि कहाँ जाके गिरी है। इस सारे अरसे में सबसे सस्पिशियस एक्टिविटी हुई कि हकान वो नीचे ही नहीं आया, बल्कि ऊपर ही खड़ा रहा क्लिफ के। वो नीचे उस स्लोप की तरफ आया ही नहीं, वो सड़क पर ही रहा।
यानी शाहीन, और जिस गाड़ी वाले को रोका था ये लोग वहां जाके नीचे देख रहे थे मगर ये नहीं उतरा। ये चीज इनको बहुत ज्यादा महसूस हुई। हालांकि मेरी फैमिली भी उस खतरनाक एज की तरफ गई थी। बहरहाल इमरजेंसी कॉल की गई और हम इमरजेंसी यूनिट के आने तक हम वहीं पर ही मौजूद थे। और ये हक्कान बहुत लापरवाही के साथ यानी केयर फ्री और सुकून के साथ वहां पे मौजूद रहा। लग ही नहीं रहा था कि इसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इसकी बीवी पहाड़ से नीचे गिरी है। बिल्कुल लापरवाह। मैंने जब इस केस को डीप स्टडी किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस शख्स ने अपनी बीवी के लाइफ इंश्योरेंस खुद कराई थी और उसकी डेथ की सूरत में इसको $25,000 मिलने थे। और ये शख्स अपनी बीवी की डेथ पर इस क्लेम का सेल्फ बेनिफिशरी था। इस लाइफ इंश्योरेंस का ना समरा के वालिदैन को पता था, ना उसके बहन भाइयों को पता था। इसने बहुत खामोशी से ये लाइफ इंश्योरेंस करवा दी थी और समरा की डेथ के फौरन बाद इसने ये क्लेम भी कर दिया था। ये रकम इसको मिल भी जाती मगर इसकी किस्मत में ये पैसा मिलना ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही पुलिस की इंक्वायरी शुरू हुई तो आप सबको पता है कि इंश्योरेंस वाले इतने आराम से तो पैसे देते नहीं है। तो उन्होंने फौरन इस इंक्वायरी को देखते हुए इस क्लेम को होल्ड कर दिया था। और जब ट्रायल चलना शुरू हुए कोर्ट में और फाइनल वर्डिक्ट करीब करीब थी तो उन्होंने इस क्लेम को ही रिजेक्ट कर दिया। समरा के भाई नईम को काफी अरसे से हक्कान के ऊपर शक तो था मगर उसके हाथ कोई सबूत नहीं आ रहा था, क्योंकि समरा हमेशा अपने मियाँ को ढका छुपा के रखती थी। वो अपने मियाँ की बुराइयों को छुपा के रखती थी, अपने घर वालों तक नहीं जाने देती थी। समरा की मौत समरा के माँ बाप बहन भाइयों पे एक बहुत बड़ा झटका था। इसके घर वालों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये सस्पिशियस इसकी जो डेथ थी वो वही थी जो हक्कान बता रहा है। इनको कहीं ना कहीं शक तो था। नईम की बात जो इसके घर वाले हमेशा हल्के में लेते थे, यानी समरा के भाई की बात, उनको इस बात को अब काफ़ी मजबूत इस बात पर यकीन होता चाह रहा था हल्के हल्के दिन ब दिन कि हक्कान ने ही इसको कत्ल किया है, धक्का देके मारा है इसको। मगर कोई सबूत ऐसे हाथ में नहीं आ रहे थे। फॉरेंसिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट जिस वक्त समरा की लाश को क्लेम करने के लिए, उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए नईम, हक्कान, उसके वालिद और एक दो अफराद और गए, तो वहां पर नईम को काफ़ी ज़्यादा यकीन हो गया कि समरा का कातिल यही है, क्योंकि वो बहुत काम एंड क्वाइट बैठा रहा। हर कोई रोता हुआ गया जाके समरा की डेड बॉडी को लेने के लिए जा रहा, मगर ये शख्स अपनी गाड़ी से नहीं निकला। बहुत सुकून से बैठा रहा गाड़ी में, कहने लगा कि तुम लोग ले आओ, मैं नहीं जा सकता, मेरा दिल खराब हो रहा है। मगर चेहरा और जुबान वो साथ नहीं दे रहे थे इसके। जो वो कह रहा था उसके आंखों में, उसके इमोशन में नजर नहीं आ रहा था। समरा का भाई नईम और उसके वालिद और उसके दीगर रिश्तेदार जाके इसकी डेड बॉडी को लेकर आए और ये शख्स कार के अंदर ही सुकून से बैठा रहा। ये इतना सुकून से बैठा रहा कि लाश को जिस वक्त एम्बुलेंस के अंदर लेके जाया जा रहा था तो इसने हाथ नहीं लगाया। समरा के भाई नईम ने कोर्ट में एक और बात बताई कि समरा हमेशा से लोन लेने के बहुत खिलाफ थी, क्योंकि समरा एक रिलीजियस खातून थी। वो सूद को, लोन को, यानी इंटरेस्ट को, लोन को लेना बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहती थी। बाद में पता चला कि समरा के नाम पर हक्कान ने बहुत सारे लोन ले रखे थे और वो उन लोन से अय्याशी की ज़िंदगी गुजारता था। नईम ने कोर्ट में जज को ये बताया कि समरा हमेशा अपने बहन भाइयों को भी लोन लेने से मना करती थी और उसके ऊपर वो घर में लड़ जाती थी। नईम इस बात पे 100% मुत्तफिक है और नईम के वालिद इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये लोन हक्कान के दबाव की वजह से समरा ने लिए थे, नहीं तो समरा ले ही नहीं सकती थी। ये तमाम लोन हक्कान ने अपनी अय्याशी की इसलिए इस तरह इस्तेमाल किए क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल तब पूरे मुल्क के अंदर वो घूमता फिरता रहता था और टॉप होटल्स के अंदर उसका स्टे होता था। हक्कान का हाई लाइफ स्टाइल, वो भी समरा के बगैर पूरे मुल्क में अकेले घूमना फिरना, हक्कान की कई स्टेटमेंट्स के खिलाफ जाता था, क्योंकि हक्कान की सैलरी इतनी थी ही नहीं कि वो इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। मगर ये लोन इतना चढ़ चुका था कि जिसमें हक्कान ने अपनी बीवी को और ख़ुद को फंसा लिया था। नईम का ये भी कहना था कि हक्कान को बहुत अच्छी तरह पता था कि समरा ऊंचाई से यानी हाइट से डरती है। कोई तुक नहीं बनती थी कि हक्कान उसको लेके वहां जाए, और वो भी उस किनारे पे जहां से नीचे देखते हुए भी
बंदों के पाँवों में तलवों में पसीना आ जाए, ये उस एज पे लेके मेरी बहन को गया। नहीं, इस बात पे 100% कायल था कि हकान ने ही बहन को धक्का दिया है। कोर्ट ने हकान से ये भी पूछा कि तुमने अपनी बीवी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी जिसका समरा के माँ बाप बहन भाइयों को किसी को भी नहीं पता था, और तुम सेल्फ अकेले इसके बेनिफिशरी हो, ये सोलो बेनिफिशरी तुम कैसे बन गए? इस पर हकान ने जवाब दिया कि ये तमाम काम बैंकर ने किया था, मैं सिर्फ बैंकर से डॉक्यूमेंट्स उठा के समरा के पास साइन कराने के लिए लेकर आया था। मुझे पता ही नहीं था और ना मैंने पॉलिसी पढ़ी थी कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। मैंने ये पेपर सीधे ले जाके अपनी बीवी के हाथ पे रखे थे ताकि वो उसको पढ़कर उस पर साइन कर दे और मैं ले जाके बैंक में दे सकूं। मुझे इस पॉलिसी के अंदर इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी मुझे नहीं मालूम थी। आई वॉज नॉट अवेयर देयर वॉज सच एन आर्टिकल, यानी बैंकर ने उसमें क्या लिखा था मुझे इस आर्टिकल का पता ही नहीं था। जज ने अगला सवाल दागा कि तुमने अपनी बीवी को धक्का क्यों दिया? इस पर हकान का कहना था कि हम लोग सेल्फीज बनाने के बाद बातें करने के लिए बैठ गए थे। मेरी बीवी ने अपना सेल फोन अपने पर्स में रख दिया था, क्योंकि वो एज की तरफ थी तो उसने वो पर्स मेरे पीछे की तरफ रख दिया था। उसके पास वो पर्स नहीं था जिसको वो अपने कंधे पर लटका के रखती थी। थोड़ी देर बाद जब हम बातें कर चुके, उसकी बीवी का फिर मूड बना कि वो चंद एक तस्वीर और खींचे और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग रवाना हों। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो जो पीछे तुम्हारे फ़ोन पड़ा हुआ है वो मुझे फ़ोन उठा के प्लीज़ दे दो। तो मैं पीछे मुड़ा तो फ़ोन मेरी पहुंच से दूर था, तो मैं खड़ा होकर मैं उस तरफ जाने लगा तो मुझे पीछे एकदम चीख की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि मेरी बीवी भी उस वक्त खड़ी हो रही थी। मैंने फ़ौरन पलट के देखा तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बल्कि वो वहाँ से शायद नीचे गिर चुकी थी। तो मैंने जल्दी से झांका तो मुझे वो नज़र नहीं आई थी, और इसके बाद मैं फिर सीधा ऊपर मदद के लिए भागा। मैंने अपनी बीवी को धक्का नहीं दिया। कोर्ट के पास बहुत सारे एविडेंसेस आ चुके थे, तमाम चीज़ें कनेक्ट हो चुकी थी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, हर चीज़ हकान के खिलाफ जा रही थी। हकान इस बात को प्रूव नहीं कर सका और आखिरकार हकान को 30 साल की सज़ा सुना दी गई। शाहीन की बेटी की बनाई हुई वो फुटेज एक बहुत अहम एविडेंस के तौर पर इस केस में शामिल की गई और हकान पर किल्ड हिज वाइफ एंड अनबॉर्न चाइल्ड का चार्ज लग गया। हकान को लाइफ इन प्रिजन हो गई और वो 30 साल तक बाहर नहीं आ सकता। वेस्ट की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ और उनकी इन्फ्लुएंस्ड NGOs मुसलसल पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों में फेमिसाइड का रेशो बहुत ज़्यादा है, और ये प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उसके लिए बाकायदा लोकल जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके अखबारात को, उनके TV को फंड्स किया जाता है, और ये फंड्स रोके नहीं जाते, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है। बिल्कुल उसी तरह कि हमारी गन छुप जाए बल्कि दूसरों की वाज़ेह हो जाए। फेमिसाइड यानी कि औरतों के कत्ल की मजम्मत हम सब करते हैं और कोई भी पसंद नहीं करता। कोई भी पढ़े लिखे माशरे, इवन जो कि फैमिली सिस्टम में मजबूत हैं, वो लोग भी इस चीज़ों को नहीं जानते। इवन अगर जाहिल भी होगा वो भी इस फेमिसाइड की तरफ नहीं जाते। ख़ास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर मुसलमानों में भी इतने आराम से कत्ल नहीं किया जाता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे हर कोई अमल दरामद करता है। सब जानते हैं कि ये इतना आसान मामला नहीं है। अगर आप फेमिसाइड के हवाले से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, जो कि लिबरल से भी ऊपर आप कह लें कि सेकुलर्स टाइप के जो लोग होते हैं, उनके अंदर शायद ये चीज़ ज़्यादा नज़र आते हैं। मगर जो एक दीन और दुनिया से जुड़े हुए तबके हैं, जो कि रिलीजियस, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपने मज़हब और फैमिली सिस्टम को अगर बैलेंस करके चलते हैं तो वो कभी भी इस तरफ नहीं जाते। ये ऐसा होता ही नहीं है। मगर जब एक तरफ का सिस्टम लोग पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे ये मामलात होते हैं। अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की, तो आपको सबसे ज़्यादा रेप और औरतों का कत्ल उन्हीं मुल्कों में दिखेगा। क्योंकि मैं खुद लॉ इन्फोर्समेंट में रह चुका हूँ और मेरी मास्टर्स भी इस क्रिमिनल जस्टिस के अंदर ही है, तो मैं जानता हूँ कि ये पूरे केसेस किस तरह के हैं। बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, बहुत सारे केसेस तो सर्द खाने में पड़े हुए हैं। ये एक खाम ख्याली है या ऐसा तसव्वुर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को दे दिया गया है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो क्राइम सारे ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है।
बहुत सारे केसेस इस वक्त वहां पे भी पेंडिंग में हैं और बहुत सारे तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हुई होते हैं कि इनको नहीं करना है, इनको इनकी एफआईआर नहीं काटनी है, बस इनको सिर्फ एक करके जब जाने दो, और फिर मिसिंग केसेस में डाल देते हैं। आने वाले वक्तों में बहुत सारी ऐसी मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की डार्क स्टोरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपको वक्तन फवक्तन यकीन आता जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हो रहा है। रेप और फेमिसाइड की बहुत बड़ी विक्टिम उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर है, क्योंकि रेप एक अलग केस है, कत्ल एक औरतों का कत्ल एक अलग केस है, मगर ये दोनों एक ही जगह पे जुड़े हुए सबसे ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर है। अगर हम एशिया के सबसे बड़े मुल्क यानी हिंदुस्तान के अंदर ही देख लें, जिसकी आबादी भी एक बहुत बड़ी है, अगर हम उसके अंदर से मिसाल उठा लेते हैं और दूसरी तरफ हम अमेरिका की मिसाल ले लेते हैं, तो अमेरिका के अंदर फेमिसाइड और प्लस रेप का अगर आप रेशो प्रोपोर्शन देखेंगे तो हिंदुस्तान में उसका आधे का आधा भी नहीं है। ये बात मैं बहुत वसुक के साथ कह रहा हूँ। अगर आप तहकीक करना चाहें तो आपको ये तमाम तहकीक मिल जाएगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार हम सुनते तो कुछ हैं, ये पेपर पर कुछ और बता रहा है। ये ऐसा ही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इस मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है, मगर बुरे हम ही लोग हैं। अब आ जाए हक्कान वाले मामले पे, तो हक्कान ने अपने आप को साइकोलॉजिकली मजबूत तो रखा मगर उसको एक्ट नहीं कर सका। वो अंदर से यकीनन डरा हुआ था, जो उस क्लिफ पे एज पे जाके भी अपनी बीवी को नीचे नहीं देख रहा था, शाहीन की फैमिली के साथ नीचे जाके, या जिसको गाड़ी से रोका था वो भी जब वहां पे गया, बज़ाहिर तो पुरसुकून था मगर अंदर से वो यकीनन डरा हुआ था, और ये इसका सुकून ही इसको लेके बैठ गया और वो उसका सुकून ही उसके खिलाफ चला गया। इवन ये इतना ज़्यादा अंदर से डरा हुआ था कि जिस वक्त उसका ससुराल वाले यानी कि उसके इन लॉज समरा की डेड बॉडी को इंस्टीट्यूट में क्लेम करने जा रहे थे, ये डर के मारे वहाँ पे भी नहीं गया, ना ये इसने जाके अपनी बीवी को स्ट्रेचर पे कंधा दिया कि एम्बुलेंस तक रख सके। हमारे माशरों में ऐसे बहुत सारे कातिल मौजूद हैं, खुद कर्ज़ों में फंस जाते हैं अपने ऐशों के चक्करों में, मगर अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं या उनको कत्ल कर देते हैं या सब मिलकर सुसाइड कर जाते हैं। कर्ज़ा एक वो वही चीज़ है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा कंडेम्प्ट किया है, और समरा भी मेरे ख्याल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पकड़ के चल रही थी, वो कंडेम करती थी, क्योंकि कर्जा एक वही चीज़ है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बंदा झूठ बोलने पर उतार आता है, अपने कर्जदारों से बचने के लिए, छुपने के लिए झूठ पे झूठ बोलता रहता है, या उसका कोई शॉर्टकट ढूंढता है जिससे वो अपने माली मामलात को संभाल सके, वो कर सके। मगर हक्कान ने एक दूसरा रास्ता चुना और उसने अपनी बीवी को ही कत्ल कर दिया। समरा शहीद तो हो गई, इस वक्त वो जन्नतों में है, और उसका जो बच्चा जो उसके पेट में ही था 7वें महीने से, 4थे महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, फरमान के मुताबिक उसमें रूह फूंक दी जाती है। 4 महीने तो एक लोथड़ा होता है, जान होती है उसमें, मगर रूह 4 महीने के बाद फूंकी जाती है। ये रसूलुल्लाह का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो तो अपने उस बच्चे के साथ जन्नतों में अय्याशी की ज़िंदगी गुजारी होगी, ये जलील यहाँ पर फंस गया और इसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। दुनिया तो गई मगर शॉर्टकट हर चीज़ का बुरा है। मगर हमारे यहाँ ये मीडिया ने, सोशल मीडिया ने ऐसा तबाही वाला मामला पैदा कर दिया है कि हर कोई इस वक्त शॉर्टकट के चक्कर में दोज़ख के अंदर गिर रहे हैं। लोग बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, मगर वो आखिरत अपनी ख़राब करते चले जा रहे हैं। हालांकि इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि तकदीर में जितना आपका लिखा हुआ है वो एक पैसा ना नीचे होगा ना ऊपर होगा, वो आपको मिलेगा। आपने इसराफ से बचना है, दुनिया दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना। मगर लोग इसराफ के मामले में ही तबाह हो रहे हैं। इसराफ दुनिया में अपनी दिखावा, अपना लाइफ स्टाइल शो ऑफ करना, ये इसराफ रसूलुल्लाह ने वही फरमाया जिसको बहुत सख्त नापसंद फरमाया गया। क्योंकि
हर चीज़ का हिसाब किताब होगा, यानी पानी जो आप एक्स्ट्रा बाथरूम में भी एक्स्ट्रा बहा देते हैं उसका भी हिसाब आपने अल्लाह को देना है। ये जिस्म जो आपको अमानत दिया गया है, इसको आप सिगरेटें पी पी के ख़राब करते हैं, फेफड़े ख़राब करते हैं, ये अमानत एज इट इज़ आपने कब्र में अल्लाह ताला को वापस करनी है। अब आप सड़ा के देते हैं, ख़राब करके, जान करके देते हैं, तो ये जवाब तो आपको अल्लाह को देना है, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास अमानत है, कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। अमानतों में जब इसराफ होगा, दूसरे को नीचे दिखाने की चाह होगी, तो ऐसे मामलात मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ फ़िक्रों में सामने आएंगे और इसी तरह तबाही फिरती रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको इसराफ से, कर्ज़े की और सूद की मुसीबत से बचाए। आमीन। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।